ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि एक जेएसपी से दूसरे जेएसपी पे कैसे फॉरवर्ड करते हैं, और जेएसपी के अंदर जेएसपी को कैसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जेएसपी के अंदर जावा के कोड लिखने का तरीका क्या है वो हमने देखा। आज हम लोग एक पेज को डिजाइन करेंगे और इसके अंदर डेटा फील करके अपने सर्वलेट पे लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं हटाता हूँ और सिंपल से यहाँ एक फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो मैं तो को बूट स्ट्रैप अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस एग्जांपल के लिए अभी जस्ट बता रहा हूँ, वो देख लो बस। तो ये देखो फॉर्म है, कुछ फील्ड्स हैं इसमें, नेम, एज, ईमेल आईडी और एक बटन हमने दे के रखा है सेव का। ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा फॉर्म है, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। ठीक है। तो ये बेसिक सा फॉर्म है, इसके बटन के क्लिक पे ना इस डेटा को हम लोग लेके चलेंगे जावा क्लास के अंदर। उसके लिए हमें एक सर्वलेट क्रिएट करना होगा और उसकी यूआरएल बनानी होगी। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमने फॉर्म टैग का यूज किया हुआ है, इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं बताता हूँ। बस यहाँ पे फॉर्म टैग लिखा हुआ है। उससे पहले हम एक जावा की क्लास बनाते हैं, सर्वलेट क्लास। उसके लिए चलेंगे जावा रिसोर्स में, एसआरसी के अंदर। ये कोई दूसरा ऐप खुल गया था ये। ठीक है। जावा रिसोर्स के अंदर यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, न्यू पैकेज। पैकेज का मैं बेस पाथ दे देता हूँ कॉम डॉट g2it डॉट ems डॉट कंट्रोलर। ठीक है। एक पैकेज बनाया, इस पैकेज के अंदर एक क्लास दे देते हैं। क्लास का मैं नाम दे देता हूं एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड हम सारे ऑपरेशंस करेंगे। ये हमारा एक सिंपल सा क्लास क्रिएट हो गया। अब इस क्लास को जेएसपी में कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है कि हमें इसकी एक यूआरएल क्रिएट करनी होगी। इस कंट्रोलर का एक नाम एलियास नेम की तरह बनाना होगा। ये तो क्लास का नेम है, बट इसका कोई एलियास बनाएंगे, इसका एक यूआरएल हम बनाएंगे जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। तो इसके देखो दो तरीके हैं। पहला तो है कि हम वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर जाएं, वेब डॉट एक्सएमएल में जाए और यहाँ पे हम चीजों को लिखें और उसको मैनेज करें। ठीक है। तो वेब डॉट एक्सएमएल के थ्रू भी उसको यूज कर सकते हैं।
और दूसरा चीज है एक इजी वे। इसके अंदर हम लिखेंगे तो कुछ 4 से 5 लाइन का कोड हमें लिखना होता है, उसके थ्रू कर सकते हैं। और एक इजी अप्रोच ये है कि हम इम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर एनोटेशन यूज करके करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वेब डॉट एक्सएमएल में, इसी के थ्रू करते हैं। मैं जस्ट प्रीवियस से कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ टाइम सेविंग के लिए। हम्म तो देखो ये वेब पेज का टैग जो ओपन है ये यहाँ पे क्लोज है, इसी के जस्ट अंदर हमें ये अपनी कोड को डालनी होगी। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, टैग खुल के रखा हुआ है एक सर्वलेट। ठीक, सर्वलेट का नाम हम यहाँ पे देंगे, ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जो सर्वलेट का नाम होगा ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ईएमपी कंट्रोलर। ठीक है, जो यहाँ पे सर्वलेट का नाम दिया है ना, इसी नाम से यहाँ मैपिंग भी करनी होगी। बट पहले इसको देखते हैं। तो सर्वलेट के अंदर हमने उसका नाम दे दिया और उसका पाथ देना होगा कि सर्वलेट कौन सा है। तो उसका पाथ क्या है, यहाँ पे देखो पैकेज तक का पूरा पाथ हमें देना पड़ेगा। तो हमारा पैकेज क्या है, com.g2it ems कंट्रोलर। जस्ट यहां से चाहो तो पैकेज को कॉपी कर लो, यहां से हमने पैकेज दे दिया। साथ ही साथ उस क्लास का भी नाम हमें देना होगा। तो क्लास का हमारा नाम है एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या दिया, सर्वलेट क्लास का नाम दिया। ठीक, सर्वलेट क्लास का नाम दे दिया। एक हमने सर्वलेट का नाम बनाया एलियास, और उसके बिहाफ पे हमने सर्वलेट की पूरी पाथ यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, अब इस एलियास के बेस पे हम एक मैपिंग करके यूआरएल बनाएंगे और उसी यूआरएल के हेल्प से हम एक्सेस करेंगे जेएसपी में अपने। तो हम यहाँ पे देखो सर्वलेट मैपिंग में बताते हैं कि सर्वलेट का कौन सा नेम हो सकता है। यहाँ पे 10-15 सर्वलेट हो, हर सर्वलेट का एक यूनिक नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ईएमपी कंट्रोलर दिया है, तो जस्ट यहाँ पे पास किया और यूआरएल हम अपने हिसाब से दे देंगे। तो यहाँ पे मैं यूआरएल दे देता हूँ ईएमपी। ठीक है, ईएमपी मीन्स एम्प्लॉय, या मैं एम्प्लॉय ही कर देता हूँ सिंपल सा। एम्प्लॉय नाम से हमने एक यूआरएल मैप कर दिया। ठीक है, बट यहां तक समझ में आया आप लोग को ये सेक्शन? यस सर। ठीक है, हाँ सर। अब देखो ये चेक करना बहुत जरूरी होता है कि ये जो पाथ हमने दिया वो सही दिया है कि नहीं। तो इस पे जस्ट कर्सर रखो और कंट्रोल दबाओगे तो ये लिंक बन जाएगा। जैसे हम लोग जावा में मेथड अगर कहीं यूज कर रहे होते हैं किसी चाइल्ड में और उस मेथड में जाना होता है, तो कंट्रोल दबा के जाते हैं ना, या कंट्रोल प्रेस हाँ। करके क्लिक करो तो उस क्लास में आ गया, मीन्स हमने पाथ सही से दे रखा है। ठीक है, बट ये क्या है, हमारा एक सिंपल क्लास है, लेकिन यहाँ पे मैपिंग क्या कर रखा है, सर्वलेट क्लास। तो हमें इस क्लास को सर्वलेट बनाना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम सुपर क्लास एक एक्सटेंड करेंगे http सर्वलेट। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड किया http सर्वलेट को। ठीक है, जैसे इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारी जो क्लास है ना, ये नॉर्मल क्लास नहीं है, अब ये क्या हो गया, सर्वलेट क्लास हो गया। ठीक, ठीक है, तो अब ये सर्वलेट क्लास हो गया और उसकी यूआरएल जो है ये यूआरएल हो गई। इसको जेएसपी में आप कैसे यूज करेंगे इस यूआरएल को, तो यहां जस्ट फॉर्म के अंदर हमें देना होता है एक्शन, और यहाँ पे पास कर देंगे एम्प्लॉय, यहाँ पे यूआरएल पास कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ बटन टाइप जो होगा ना वो सबमिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबमिट, मतलब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये फॉर्म को सबमिट कर, ये बटन टाइप सबमिट हुआ ना, इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो वो फॉर्म खोजेगा। अगर जिस फॉर्म के अंदर ये बटन लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी एक्शन में रहेगा यूआरएल, उस यूआरएल पे वो, उस यूआरएल के हेल्प से उस क्लास पे चला जाएगा, सर्वलेट क्लास पे। ठीक है, तो इस यूआरएल के हेल्प से कहाँ आएगा, हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर।
और एम्प्लॉय कंट्रोलर क्या है, हमारा एक सर्वलेट है जिसकी मैपिंग हमने वेब डॉट एक्सएमएल में कर रखी है। ठीक, बट यहां तो कोई मेथड है नहीं, यहाँ मेथड भी चाहिए ना। जैसे फॉर्म का डेटा भेजेंगे तो उस डेटा को कौन एक्सेस करेगा, तो उसके लिए हमें मेथड बनाना होगा। प्लस एक दूसरी चीज होती है फॉर्म में मेथड के टाइप। ठीक है, टाइप जो होता है वो होता है हमारा पोस्ट होता है, गेट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। बाय डिफॉल्ट जो यूआरएल से कॉल होता है हमारे ब्राउजर के यूआरएल से, जैसे ये ब्राउजर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉलिंग जाएगी ये वो क्या करेगा, गेट होता है। ठीक है, ये गेट होता है। अब फॉर्म में जब हम डेटा को फिल करके उसके बॉडी के अंदर अगर भेजना है तो उसके लिए हम पोस्ट का यूज करेंगे। अगर हम फॉर्म के डेटा को गेट के हेल्प से भेजेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि सारा इंफॉर्मेशन हमारा यूआरएल में एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ब्राउजर क्या करता है, वो डिफॉल्ट गेट को यूज करता है। तो यहां पे क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे। यहां पे हम बना देते हैं एक प्रोटेक्टेड, और मेथड का नाम मैं दे देता हूं डू गेट। पहले मैं देता हूं डू गेट। यहाँ पे दो आर्गुमेंट हमें डालनी होगी। जो डू गेट और डू पोस्ट मेथड है ना, वो एचटीटीपी सर्वलेट का है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में आओगे ना, तो यहाँ आपको मिल जाएगा डू गेट और डू पोस्ट। देखो ये है ना, डू गेट, डू पुट, ठीक है, डू पोस्ट। तो ये जितने भी मेथड हैं इस सर्वलेट के, वो मिल जाएंगे। सुपर क्लास को यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम यूज कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पे जो भी मेथड है, डू पुट हो गया या डू पोस्ट हो गया, जो भी है, डू डिलीट है यहाँ पे, तो ये जो भी मेथड है इसके अंदर देखोगे पैरामीटर पास है। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक पैरामीटर है और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स का, मतलब एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स का दो ऑब्जेक्ट हमें वहां पे पास करना होगा, तभी हम सर्वलेट की मेथड को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, कस्टम मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एचटीटीपी सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट पास किया, और एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सर्वलेट का एक मेथड है डू गेट, उसके हेल्प से हम इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे सिंपल सा मैं अभी डेटा नहीं गेट करता हूं, एक मैसेज प्रिंट करा लेता हूं, सिस्टम डॉट कॉलिंग सर्वलेट। ये कंसोल होना चाहिए। ये वार्निंग आ रहा है, यहाँ पे वार्निंग को मैं हटा देता हूँ, एक ऐड सुप्रेस वार्निंग। आप लोग में भी अगर आएगा तो इसको यूज कर लेना। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट तो रन हो रखा है, बट हमने क्या किया है, जावा क्लास में चेंजेस किया प्लस एक्सएमएल के अंदर कुछ चेंजेस किया, तो उसके लिए हम अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। रन ऑन सर्वर, और बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये एक एरर देखने को मिला, द रिक्वेस्ट रिसोर्स एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, रीजन उसका क्या है कि जो हमने पाथ दिया है ना वो सही से नहीं दिया हुआ है अपने जेएसपी के अंदर। जहां से हमारा कॉल हो रहा है जेएसपी से, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे डॉट लगाएंगे पहले, उससे क्या होगा, उसको बेस पाथ एक मिलेगा। तो उसके बाद कॉल करते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो देखो ये कॉल हो गया, और यहाँ पे देखो कॉलिंग सर्वलेट, सर्वलेट के अंदर आ गया ना, जो हमने ये सर्वलेट बनाया था यहाँ पे आ गया। ठीक है, जेएसपी के अंदर डॉट लगाने का ये पर्पस था, डॉट स्लैश, कि भाई जो होम पाथ है उसके बाद इसको ऐड करो।
तो हमारा होम पाथ क्या है, हमारा होम पाथ तो ये है ना, ये हमारा बेस पाथ है, इसको बेस पाथ बोलेंगे। ठीक है, अगर सही से यहाँ मैपिंग नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, कहीं और राउट कर देगा। बेस पाथ को रिमूव कर दिया था, इसी वजह से हमने वहां पे डॉट स्लैश के साथ अपनी यूआरएल को पास किया। ठीक, सेव पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक नया यूआरएल बन गया, और ये टाइप क्या है, गेट टाइप का है। डिफॉल्ट में अगर हमने यहाँ पे मेथड टाइप नहीं दिया हुआ है तो वो क्या कॉल करेगा, गेट को कॉल करेगा। गेट को कॉल करेगा तो सारी इंफॉर्मेशन यूआरएल में दिख जाएगी। जैसे ये डिटेल्स है, ये फॉर्म है, इसकी डिटेल्स है, ये अगर हम फिल कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी मैं फिल कर देता हूं, XYZ54 XYZ@gmail.com समथिंग। ठीक है, सेव किया तो ये यूआरएल कॉल हुआ यहाँ पे, और ये सर्वलेट पे आ गया। इंफॉर्मेशन यहाँ गेट करेंगे तब वो यूआरएल में भी दिखेगा। कॉलिंग समझ में आ गई। अब डेटा कैसे पास करेंगे वो दिखाता हूं। तो जेएसपी के अंदर जो फील्ड बना के रखा हुआ है ना, हर फील्ड को हमें किसी ना किसी वेरिएबल से मैप करना होगा। हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, हम एक आईडी बनाते थे हर एक टैग का, हर एक फील्ड का एक आईडी बनाते थे, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके उसकी वैल्यू को गेट करते थे ना। यस सर। तो फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए, फॉर्म के डेटा को सर्वलेट में एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे हर एक फील्ड की नेम पास करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नेम दे दिया, इसका नाम मैंने रख दिया एम्प्लॉय नेम। लेट सपोज ये रखा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे एक नेम दे दिया एज। जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से अगर एक्सेस करना होता तो उस टाइम पे हम आईडी और क्लास यूज करते थे बना के, बट यहाँ पे जावा में यूज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेम पास करेंगे, एम्प्लॉय आईडी। ये बनाया। अब यहां से मैं फॉर्म के डेटा को भेजता हूं, XYZ23 XYZ@gmail.com। तो यहां पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो यूआरएल में बन गया, क्या बन गया कि बेस पाथ तो था, प्लस जो हमने एक यूआरएल बनाया था एम्प्लॉय कंट्रोलर का, वो क्वेश्चन मार्क के साथ सारे पैरामीटर पास हो गए। देखो जिस नाम से हमने नेम रखा था उसका, वो नेम प्लस इक्वल टू उसकी वैल्यू, पहली वाली वैल्यू हो गई, एंड एज 23, एम्प्लॉय आईडी ये हो गया। तो ये क्या होगा, गेट के थ्रू अगर हम कॉल कर रहेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन में ब्राउजर पे दिख जाएगी, जो कि सही अप्रोच तो नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे जहां भी रिक्वायरमेंट हमारी जैसी होती है उस हिसाब से हम मेथड को क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, कंट्रोलर के अंदर डू गेट, और यहाँ पे कुछ पास नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें मेथड देना होता है। मेथड के अंदर मैं दे दूंगा, अगर डिफॉल्ट गेट होता है मैं दे देता हूं यहाँ पे पोस्ट। अब देखो कैसे बिहेव करेगा। जस्ट सिंपल इसको रिफ्रेश करूं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड का मैंने पोस्ट दे दिया और सबमिट करते हैं तो देखो एरर आ गया, HTTP स्टेटस 405 मेथड नॉट अलाउड। एरर को समझना बहुत जरूरी होता है। जो 405 होता है ये टाइप मिसमैच का एरर आता है। यहाँ पे देखो क्या आया है, HTTP मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। रीजन कि यहाँ पे हमने क्या दिया है एक्शन में, इंप्लॉय यूआरएल, और मेथड क्या कॉल कर रहे हैं, पोस्ट। बट एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर पोस्ट नाम से तो कोई मेथड ही नहीं है, यहाँ पे तो डू गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं डू पोस्ट, इसका नाम दे देते हैं डू पोस्ट, और एप्लीकेशन रीस्टार्ट करता हूं जावा चेंज पे, रन ऑन सर्वर। ठीक है,
यहाँ फॉर्म को मैं फिल करता हूं। अब मैंने यहाँ पे पोस्ट दे दिया है तो फॉर्म डेटा सबमिट होनी चाहिए। क्लिक किया तो देखो चला गया, कोई एरर नहीं आया। और यूआरएल भी देखो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे बस यूआरएल की दिख रही है, ना कि उसके डेटा की। क्लियर है अभिषेक? यस सर। ठीक है। अब उस डेटा को हम जावा क्लास में कैसे एक्सेस करेंगे? तो यहाँ पे डू पोस्ट के अंदर तो आ गया हमारी कॉल। अब उसको एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डेटा गेट करना है। तो फॉर्म के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब रिक्वेस्ट करते हैं दो चीजें होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मतलब हम जब कॉल करते हैं ना तो अपनी इंफॉर्मेशन भेज के रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर हमें कोई उधर से इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है। हम दो लोग अगर यस सर। कम्युनिकेट करते हैं तो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन गई, आपने मुझे पास किया उसके बिहाफ पे, तो क्या हुआ, वो रिस्पॉन्स हुआ आपका। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट से निकालेंगे डेटा। तो ये देखो ऑब्जेक्ट बनाया है ना मेथड में, पैरामीटर है http सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो यहां से कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर बाई नेम। गेट पैरामीटर नेम, आई गेस यही है। लेट मी चेक, एक बार मेरे को क्रॉस चेक करने दो। ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है। अब पैरामीटर के अंदर हम क्या पास करेंगे, नेम पास कर देंगे, जो नेम हमने इस टैग का दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एम्प्लॉय नेम। तो इसको जस्ट यहाँ से उठाते हैं और यहाँ डबल कोट्स में पास कर देंगे। ठीक है, नेम। सेकंड क्या था हमारे पास, स्ट्रिंग, एक एज बनाया था, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। यहाँ पे उसके नाम को पास किया जो हमने दिया था। थर्ड हमारे पास था स्ट्रिंग ईमेल आईडी, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, ये तीनों इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। चलो अलग अलग ही प्रिंट करते हैं इसको। कॉपी पेस्ट एज। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है, सबमिट बटन के क्लिक पे ये यूआरएल कॉल होगा हमारा, और उस यूआरएल पे एक मेथड टाइप पोस्ट दे रखा है। ठीक है। तो वो कंट्रोलर पे जाएगा। कंट्रोलर पे आया, यहाँ पे देखा पोस्ट टाइप का मेथड है। ठीक, तो वो क्या किया, यहाँ पे हम लोग डेटा को गेट कर रहे हैं। ठीक है। डेटा गेट कर रहे हैं, तीन हमने फील्ड बनाई थी, तीनों का हमने नाम पास किया था, तो तीनों को रिक्वेस्ट के पैरामीटर से गेट कर रहे हैं। ठीक, और उसको प्रिंट करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं बेस पाथ को कॉल किया, डेटा को फिल करते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। डेटा देखो हमारा सेव यहाँ पे आ गया, और ये कंसोल भी हो गया। ईमेल आईडी देखो यहाँ पे नल आया। ईमेल आईडी क्यों नल आया वो चेक करते हैं, जो वेरिएबल हमने दिया है वो सही दिया है कि नहीं। तो यहाँ देखो वेरिएबल की नाम गलत है, इस वजह से इसको नल मिला। इधर हमने पास किया है ईमेल आईडी, और इधर क्या है, नेम में एल मिसिंग है। तो अगर ये नाम अगर हम सही से नहीं देंगे तो वो डेटा भी गेट नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है हमें जब मैच कराएंगे तो। ठीक है, तो इसको भी मैं सही करता हूँ, और इसको जस्ट रिफ्रेश किया।
सेव पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखो अब आ गया इन्फॉर्मेशन सारी। ठीक है, अब नेम ब्लैंक आया अपने पास। नेम में वैल्यू नहीं डाली थी क्या? हाँ, नेम में वैल्यू ही नहीं डाली यहाँ पे। सबमिट। तो समझ में आया जेएसपी के थ्रू हम कैसे कॉल करेंगे गेट और पोस्ट को। अभिषेक, राहुल, यस सर। Yes, sir. इसमें इसमें कोई डाउट? No. ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इसको क्या करते हैं, एक मॉडल क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय नाम से, उसके अंदर हम लोग सेट कर देते हैं ये। तो वो तो पता ही होगा ना मॉडल क्लास का, एमवीसी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा आपने। हेलो, जी सर। ठीक है। ईएमएस डॉट एक मॉडल नाम से पैकेज बनाते हैं, और इसमें हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं सेटर गेटर फील्ड के साथ। एम्प्लॉय नाम से क्लास बनाते हैं। यहाँ पे फील्ड में बनाता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ये हमारी सेटर गेटर भी बन गई। अब इसके ऑब्जेक्ट में हम डेटा को सेव करते हैं यहाँ पे। उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो सिंपल उसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, emp डॉट सेट नेम, ये तो किया होगा ना, और यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिए। ठीक, हाँ। तो अब देखो, या तो वेरिएबल क्रिएट करके हम इंफॉर्मेशन को यहाँ सेट करें, या फिर डायरेक्ट हम इसी को पास कर देते हैं ना, क्यों इतना मेहनत करने जाए। यहाँ पे इसको पास किया। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं emp डॉट सेट एज पे सेट करते हैं। यहाँ पे एज वाली इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा हमें, जो सिंपल ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया एज, और यहाँ पे हम लोग एज को पास, ईमेल आईडी को पास कर देंगे। ये सारा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। इतना तक समझ में आया आप लोग को? अब आगे देखो, चलते हैं। लिस्ट पढ़ा होगा? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, और इंफॉर्मेशन जो होगी ना वो सारा हम लिस्ट में ऐड करते चलते हैं अपना। जितनी बार डेटा सेव करेंगे वो कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए ना हमारे पास। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट टाइप क्या देते हैं इसको? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टाइप का लिस्ट बना सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है, emp लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट पढ़ा है हाँ सर। अभिषेक? यस सर, कल ही सर कराया। गुड। तो emp लिस्ट हमने बनाया, और इसमें क्या करेंगे, इस emp को ऐड कर देंगे। emp लिस्ट के अंदर हम अपने इसको ऐड कर देंगे ऐड मेथड के हेल्प से। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी वो दिखाता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ, एक मैसेज को प्रिंट करा लेता हूँ emp लिस्ट को ही। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ हमारा, और डेटा सेव किए। ये तो ऑब्जेक्ट आ गया पूरा। हमें इसको इटरेट करके प्रिंट कराना होगा ना, तो फॉर चलाता हूँ, यहीं पे प्रिंट कराते हैं। फॉर प्रिंटिंग आती है, कैसे प्रिंट करते हैं?
हाँ सर, सॉल्व कर लेंगे कर लोगे? फॉर ईच। ठीक, MP1 और यहाँ पे ये फॉर ईच के हेल्प से मैं प्रिंट कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिस आउट। ठीक है, तो ये लिस्ट को आइटरेट करके यहीं पे ऐड करने के बाद हम लोग इसको प्रिंट करा रहे हैं। जावा चेंजेस के बाद रीस्टार्ट करना पड़ता है। इसको डिबग में अगर चला दे तो रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, अगर डिबग मोड में चलाओगे तो। डिबगिंग आती है कि बतानी पड़ेगी अभी? इसमें तो मैं बताऊंगा ही, पहले से किया हुआ है डिबग की प्रैक्टिस। हाँ सर ने बता रखी है ना, बता रखी ठीक, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ से हम इसको करते हैं सेव और आते हैं यहाँ पे। तो देखो इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक, फिर से हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेव करते हैं। तो हमारे पास दो रिकॉर्ड आना चाहिए, एक पहले का और एक अभी। बट यहाँ पे आया एक ही रिकॉर्ड, ये वाला। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइम में जो प्रिंट हुआ था वही है। कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करके डालते हैं हम, ABC। और यहाँ डालता हूँ मैं 35। कॉल करने से पहले मैं अपने कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। ठीक है, सेव किया। यहाँ देखो एक ही इन्फॉर्मेशन आया, प्रीवियस चला गया। कोई बता सकता है क्यों? प्रीवियस रिकॉर्ड को वो होल्ड करके नहीं रखा, रीजन बताओ। राहुल, एनी आइडिया? ठीक है, देखो जब भी कॉल हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, हमारा मेथड कॉल हो रहा है। और इस मेथड के अंदर हमने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है न्यू कीवर्ड से। तो हर बार क्या कर रहा है ना कि वो प्रीवियस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही ये वो ओवरराइड करके नया ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो इसको क्या करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं और इसको क्लास में बना देते हैं, यहाँ पे ऊपर में क्लास लेवल। इससे क्या होगा, मेथड कॉल होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा क्लास वाली को ही रेफर करके यूज करेंगे। क्लास लेवल पे ये एक ही बार क्रिएट होगा। जब फर्स्ट टाइम क्लास ही हमारा लोड होगा उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ठीक है, सर्वर जैसे ही स्टार्ट हुआ उस टाइम पे सारे क्लास लोड हो गए प्रोजेक्ट को रन करते ही। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया EMP लिस्ट का। अब मेथड को जितनी बार कॉल करेंगे सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और उसी में ऐड कर देगा। यस। तो ये इसको फिर से करते हैं स्टार्ट। अब ये इसको सेव करते हैं, सेव किया। एक डेटा यहाँ पे आया। ठीक है, इसको मैं फिर से करता हूँ क्लियर। बैक आया, मैंने यहाँ पे डाल दिया XYZ 23, सेव किया। अब यहाँ पे देखो दो दो रिकॉर्ड आ गए ना, पहले वाला भी नया वाला भी। एक और रिकॉर्ड डालते हैं इसमें, क्लियर किया, बैक आया। सेव किया। यहाँ देखो तीन रिकॉर्ड आ गए होंगे, एक, दो और ये तीन। समझ में आया फॉर्म के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन को फिल करके इसको भेजेंगे? यस। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हो, फॉर्म को जब सबमिट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा ब्लैंक हो जा रहा है। क्योंकि हमने तो मैपिंग कर रखा है कि ये जो यूआरएल है इस यूआरएल पे ये पेज खुल गया हमारा। बट जो अगला यूआरएल है उस पे कौन सा पेज खोलना है, वो भी तो हमें डिसाइड करना होगा
कि ये जो नेक्स्ट यूआरएल है इस पे कौन सी पेज को ओपन करनी है, कि हमारा सारा काम तो हो गया, हमने सब कुछ रिक्वेस्ट जो था रिक्वेस्ट को मैनेज कर लिया, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दिया। तो दो चीजें हो सकती है, या तो रिस्पॉन्स में हम सेम पेज को ही रेफर करके ओपन कर ले, या फिर हम कोई नया पेज हमने बना रखा है उसको ओपन कर ले। नहीं समझे? देखो अभी ये हमारा पेज खुलता है home.jsp फर्स्ट टाइम, क्योंकि वेलकम पेज की कॉन्फ़िगरेशन करके रखी है तो डिफॉल्ट में वही खुलता है। बट हमने एक नया यूआरएल बना दिया इसके लिए, एम्प्लॉय कंट्रोलर के लिए, और इसके क्लिक पे हमें एक नया पेज ओपन करना होगा। लेकिन क्यों ओपन करना होगा? यहां पे आया home.jsp पे, फॉर्म के अंदर डेटा को फिल किया, फिल करने के बाद फॉर्म सबमिट होके इस यूआरएल पे चला गया, और इस यूआरएल के साथ मैप है हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर। एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर डू पोस्ट है, क्योंकि हमने मेथड में वहां पे पोस्ट पास किया था, डू पोस्ट के अंदर आया, अपना जो भी प्रोसेस करना था वो सारा प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसको कोई पेज नहीं मिला जिसपे वो राउट कर सके, जहां अपने रिस्पॉन्स को भेज सके। तो यहां से हम क्या करेंगे, दो चीजें कर सकते हैं, या तो वापस से सेम पेज पे हम भेज दें, ठीक है, या तो फिर हम नया पेज कोई ओपन करना है तो वो ओपन कर सकते हैं। उसके लिए कैसे करेंगे, जस्ट इसी मेथड के अंदर हम नई यूआरएल को खोलेंगे। अभी क्या कर रहे थे, web.xml के अंदर कॉन्फ़िगर करके हम जेएसपी खोल रहे थे। अब क्या करेंगे, हम जावा के हेल्प से अपने जेएसपी को ओपन करेंगे। इसको करते हैं कॉपी, यहां पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जावा के अंदर हम अपने जेएसपी को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का एक मेथड है डिस्पैचर सर्वलेट, तो उसको कॉल करेंगे गेट डिस्पैचर, सॉरी गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहां पे हम पाथ पास करेंगे। पाथ किसका पास करेंगे, अपने जेएसपी का। तो पता ही है कि जो एप्लीकेशन है वो डिफॉल्ट कहां जाता है, वेब ऐप के अंदर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी पेज के अंदर किसी फोल्डर के लोकेशन पे जाना है तो पूरी लोकेशन पास करनी होगी। तो मैं जस्ट सिंपल इसी होम पे ही पास करना चाहता हूं, या इंडेक्स पे राउट कर देता हूं, तो यहां पास करूंगा इंडेक्स डॉट जेएसपी, ठीक। और इसको फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड करने के साथ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को पास कर देंगे, जो ये सेम ऑब्जेक्ट है। उसका रीजन क्या है कि ये जो एम्प्लॉय लिस्ट है यहां पे है मेथड में हमारे पास, इसको हमें यूज करना होगा यहां पे। तो उसको कैसे यूज करेंगे, अगर वापस से हम इस जेएसपी पेज पे आते हैं, इधर जेएसपी पेज पे आते हैं और यहाँ पे टेबल बना के रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि डेटा जो भी सेव करें ना उस टेबल में दिखते जाए, टेबल में हमारा इंफॉर्मेशन दिखते जाए। तो वो कैसे दिखेगा, वापस से हमें उस पेज पे आना होगा, या फिर अगर हमने किसी और पेज पे टेबल बना रखा है वहां दिखाना है तो उस पेज पे जाना होगा। लेकिन इस लिस्ट को तो लेके जाना होगा ना, कैसे पता चलेगा उसको। जैसे हमने जेएसपी से ये सारे फील्ड को निकाला ना गेट पैरामीटर के हेल्प से, जावा के अंदर जेएसपी से जावा में तो डेटा लेते आए, लेकिन जावा से जेएसपी में कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के अंदर सेट करेंगे, जस्ट सिंपल कॉपी पेस्ट करते हैं यहां से। तो यहां से जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी वो उसी पे भेजना है ना, तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट कर देंगे, और की वैल्यू के पेयर में यहाँ पे डेटा पास करेंगे। तो की हमारा क्या है रखते हैं, हम वही रख देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट, और यहाँ पे इस लिस्ट को ही पास कर देता हूं मैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो ये तो डेटा सेट हो गया। अब सेट करने के बाद हमें क्या करना है, पेज पे फॉरवर्ड करना है। ये मैं हटाता हूं, इसको करता हूं कमेंट, इसको इग्नोर करो अभी। देखो यहां तक समझ में आया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसी लिस्ट को हमें वापस से जेएसपी पे यूज करना है।
कौन सी जेएसपी पे यूज करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन हमें इसको किसी और लोकेशन पे यूज करना है। तो उसके लिए क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट किया और यहाँ पे एक की दे दिया। की का नाम हम कुछ भी देंगे और उसी की के बेस पे हम डेटा को गेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे की दिया और की के अगेंस्ट हमने क्या किया, वैल्यू पास कर दी। वैल्यू में क्या, पूरी की पूरी एरे लिस्ट ही पास कर दी। ठीक, अब ये रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डिस्पैचर के हेल्प से जहां भी राउट करेंगे वहां पे हम इसको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आने के चांस हो सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे ट्राई कैच यूज करता हूं। एक्सेप्शन हैंडलिंग तो अभी पढ़ा नहीं होगा ना? नहीं सर। ठीक है, तो एक्सेप्शन को इग्नोर करो, बस सिंपल सा ये सिंटेक्स है ट्राई कैच, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। ठीक है, तो क्या किया कि एक एरर आ रहा था कंपाइल टाइम, उसको हमने यहां से मैनेज किया। ठीक है, तो ये तो किया, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट से की वैल्यू के पेयर में डेटा को सेट कर रहे हैं और इसको यूज करेंगे जहां से हम डिस्पैचर सर्वलेट कॉल करेंगे फॉरवर्ड करके। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स डॉट जेएसपी पास किया हुआ है। जैसे ही डू पोस्ट पे कॉल आएगी इसके हेल्प से आई, तो वो क्या किया, सारा प्रोसेस किया वन बाय वन, डेटा को सेट किया रिक्वेस्ट में और फॉरवर्ड कर दिया इंडेक्स डॉट जेएसपी पे वापस से। ठीक है, बहुत सारे चेंज हो गए, इसको रिस्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, और इसको मैं करता हूं चेंज। तो अभी क्या हो रहा था, सेव बटन पे क्लिक कर रहे थे तो ब्लैंक पेज हमारे पास खुल के आ रहा था ना। अब देखते हैं क्या खुल के आता है यहाँ पे। सेव, तो जैसे ही सेव किया तो वापस से इसी पेज पे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने इंडेक्स डॉट जेएसपी दे रखा है यहाँ पे। इंडेक्स डॉट जेएसपी क्या कर रहा है, इंडेक्स डॉट जेएसपी क्या करता है, इंटरनल फॉरवर्ड कर देता है होम डॉट जेएसपी पे। ठीक है, Yes. अभिषेक और राहुल कोई डाउट है इसमें तो पूछो, मैं फिर से बताता हूँ इसको। ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर क्लियर है तो अब ये कहाँ चला गया, इंडेक्स डॉट जेएसपी, और इंटरनली उसने होम डॉट जेएसपी पे फॉरवर्ड कर दिया। हम चाहते तो यहाँ पे होम डॉट जेएसपी भी डायरेक्ट दे सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दे दो, देना है तो, या जिस पेज पे भेजना है उस पेज पे भेज दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, होम डॉट जेएसपी पे भेज दिया। यहाँ से मान लो इंडेक्स के थ्रू फॉरवर्ड कर रहे थे, हमने डायरेक्ट होम डॉट जेएसपी कॉल कर दिया। इसको यूज करना है ईएमपी लिस्ट, उसको कैसे यूज करेंगे, तो पता ही है जावा को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर्म के बाद स्क्रिप्टलेट टैग यूज कर लेते हैं जी, और यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं ना, फॉर। अब देखो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऊपर इंपोर्ट भी करना होगा, ईएमपी कोलन ईएमपी लिस्ट, डायरेक्ट हमने पास किया यहाँ पे, बट ये उसको मिलेगा नहीं ईएमपी लिस्ट। तो उसके लिए करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूँ पहले। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को कि पेज पे कैसे फॉरवर्ड करेंगे, डेटा कैसे यूज करना है, वो मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ज्यादा हाँ मिक्सअप हो जाएगा फिर मुझे लगता है। ठीक है राहुल, हाँ सर, यहाँ तक तो आ गया। यहाँ तक आ गया ना। अब एक चीज ये देखो, ट्राई और कैच यूज किया हुआ है। ये एक्सेप्शन के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू बस देता हूँ, क्लास उसका अलग से चलेगा। देखो एक्सेप्शन दो तरीके की होती है, एक चेक्ड होता है, एक अनचेक्ड होता है। चेक्ड एक्सेप्शन मीन्स होता है कि कंपाइल टाइम जो एक्सेप्शन आ जाए, जैसे ये था, इसको कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये क्या बोल रहा है, पहले से ही बता रहा है अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप आईयू एक्सेप्शन, मतलब ये बता रहा है कि एक्सेप्शन आ सकती है यहाँ पे। ये पहले से ही चेक कर लिया कंपाइल टाइम में। इक्लिप्स क्या करता है, कंपाइल कर लेता है खुद से, एग्जीक्यूशन हम जब रन करते हैं तब होता है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है,
तो इसको जस्ट क्या किया, उसको हमने हैंडल किया एक्सेप्शन को, कि भाई ठीक है एक्सेप्शन आ सकती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसका एक वे है जावा में। अनचेक्ड एक्सेप्शन वो होता है, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो रन टाइम में आते हैं, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है। जैसे हमने एक एरे बना के रखा है, उसमें हमने उसकी लेंथ दे रखी है 10 और हम इंडेक्स गेट करना चाहते हैं 11 व 12, तो वो क्या होगा, मिलेगा है नहीं उसको उस इंडेक्स पे कुछ भी, वो इंडेक्स ही नहीं फाउंड होगा, तो उस टाइम पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आएगा। तो ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए जावा के अंदर कुछ फीचर दे रखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसके लिए हम लोग कुछ कीवर्ड यूज करते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोस। ये 5 कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। जावा के अंदर कीवर्ड्स है ना 32 समथिंग, यस तो सर। ये हम 5 कीवर्ड को यूज करते हैं। ट्राई जो होता है उसकी एक ब्लॉक होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग। इस ब्लॉक के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिसको हमें डाउट होता है कि इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। हम इस ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसपे हमें डाउट हो कि वो एक्सेप्शन रेज कर सकता है। जैसे मान लो हमें डाउट होता है कि ये पूरा का पूरा कोड एक्सेप्शन रेज कर सकता है, तो उसको क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक बनाएंगे ट्राई कीवर्ड का, और उसके अंदर ही सारे कोड को डाल देंगे, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन आ गया तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा प्रोग्राम में, एक्सेप्शन तो आ गया, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैच कीवर्ड। कैच कीवर्ड यूज करते हैं और यहाँ पे इसके ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं किस टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने पास किया ना, 2 एक्सेप्शन पास किए, सर्वलेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है। इसके जो पेरेंट होता है वो जो इसका सुपर क्लास है वो है एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। तो चाहे तो डायरेक्ट हम एक्सेप्शन क्लास को भी पास कर सकते हैं, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इंडिविजुअल हर एक चाइल्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कैच में हमें एक्सेप्शन का टाइप देना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट पेरेंट का ही दे दिया एक्सेप्शन, और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दिया। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हम उससे रिलेटेड मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि जो भी एरर आया वो क्या था, यहाँ पे वो पास कर दिया, ई डॉट गेट मैसेज, या पूरा का पूरा ई पास कर दो, तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर देगा, समझे। तो कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, अपने एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, यहाँ पे 2 तरीके की एक्सेप्शन है, सर्वलेट एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन। लेकिन मैंने क्या किया, एक ही एक्सेप्शन हैंडल किया है। लेट सपोज मैंने इसको हैंडल किया, अब मुझे ये भी करना है, तो इसके 2 तरीके हैं, या तो ये जो कैच की ब्लॉक क्लोज हो रही है ना, कैच की जो ब्लॉक क्लोज हो रही है, यहाँ पे एक और कैच ओपन कर दो, ट्राई विथ मल्टी कैच इसको बोलते हैं, और यहाँ पे डाल दो इसको, ठीक है। E1 दे दिया, तो जितने चाहे उतने कैच लगा सकते हो आप। तो इतना लगाने से अच्छा है मैं और ऑपरेटर का यूज कर लूं। और ऑपरेटर होता है ना, ये या तो ये कोई भी आए, तो यहां भी पास कर सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, कोड हमारा थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ गई, नीट एंड क्लीन थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो ट्राई के साथ हम लोग कैच का यूज करते हैं उसको मैनेज करने के लिए, कि ट्राई के अंदर जो भी एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन के बाद हमें क्या परफॉर्म करना है वो कैच में हम मैनेज कर लेंगे। तो भाई एरर आया तो एरर की मैसेज को प्रिंट कराएंगे ना, तो वो करा दिया यहाँ पे, ठीक। अब एक सिनेरियो और हो सकती है कि अगर एक्सेप्शन आया, वो कैच में चला गया, लेकिन हमारे कुछ ऐसे कोड होंगे जो वो एग्जीक्यूट करने ही करने हैं, एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। जैसे हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि हम डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करते हैं, सारा ट्रांजेक्शन होने के बाद क्लोज करते हैं। एटीएम में जाते हैं, हम अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो एक कनेक्शन बनता है। जैसे ही सारा ट्रांजेक्शन क्लियर करते हैं, उस टाइम पे कनेक्शन को क्लोज भी करना होता है, या ऑटो क्लोज हो जाता है कहीं कहीं पे,
करते हैं ना कैंसिल कैंसिल बटन को प्रेस करके हम लोग यस बार सर। बार जब तक कि वो क्लोज ना हाँ हो सर। जाए। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर कोई एरर भी आ गया, मेरा कनेक्शन क्लोज होना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई बाद में आके उसको एक्सेस ना कर ले या कोई और इशू ना आ जाए, तो उस केस में हम एक फाइनली ब्लॉक होता है, फाइनली कीवर्ड। फाइनली कीवर्ड इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। ठीक है, यस सर। यस सर। समझ में आया? ठीक है, हाँ। देखो बस ओवरव्यू दे रहा हूं, इसकी क्लास एक अलग से सेपरेट आंसर लेंगे। ठीक है, ये तीन तीन तो हो गए खत्म, ट्राई कैच और फाइनली। ये दो लोग बच गए, थ्रो और थ्रोज। देखो थ्रो और थ्रोज में क्या है, ये एस लगा दिया मतलब मल्टीपल्स हो सकते हैं, ये सिंगल हो सकता है, यूज करते हैं ना। तो हमने दो क्लास बना के रखी है, एक पेरेंट एक चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट के अंदर कुछ कोड लिख रहे हैं, हमको लगता है पेरेंट पे एक्सेप्शन आएगा, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। चाइल्ड ने कॉल किया है पेरेंट को और हमें डाउट है कि पेरेंट में कोई एक्सेप्शन आएगा, अब पेरेंट में ही हमने हैंडल करना है। तो हमारे पास दो तरीका है, या तो ट्राई कैच लगा के वहीं पे मैनेज कर ले, ठीक, या तो हम क्या करते हैं कि वहां से उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं, भैया हम उसको मैनेज नहीं करेंगे, वो जाओ चाइल्ड क्लास जो है ना वहां पे मैनेज होगा। ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है वहां पे मैनेज होगा। तो थ्रो कहाँ यूज करेंगे, थ्रोज कहाँ यूज करेंगे, तो सिंगल एक्सेप्शन हमें अगर रिटर्न करना है तो इस कैच में क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे ई, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, या तो इसको गेट करेगा एक टाइम पे तो एक ही आएगा ना, या तो इसका एक्सेप्शन गेट करेगा या तो इसका एक्सेप्शन गेट करेगा, और इसी के अंदर हम क्या करते हैं यहाँ से थ्रो करा देते हैं भाई। ये लो मैं यहाँ से थ्रो कर देता हूँ, न्यू से एक ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रो, यहां से थ्रो कर दूंगा मैं, सॉरी, यहां से मैं थ्रो करता हूं, थ्रो कीवर्ड का यूज करके उसको आगे पास कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें थ्रोस करना होता तो वो यहां पे हम यूज करते हैं थ्रोस को, थ्रोस को मेथड लेवल पे यूज करते हैं थ्रोस कीवर्ड को, और यहां से जो जो भी एक्सेप्शन हमें पास करनी रहती वो हम पास कर देते हैं कॉमा लगा लगा के। जैसे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल क्लासेस हैं तो मल्टी इनहेरिटेंस होता नहीं है, बट इंटरफेस भी यूज कर रहे हैं, अगर वो क्लास भी यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड की हेल्प से हम पास कर सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो बस एक ओवरव्यू दिया हूं, आगे क्लास जब करना उस टाइम पे अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ गया? यस सर। यस। ठीक है, जेएसपी राउटिंग मैंने बताया था ना, कहाँ गया कोड यार, ये था ना। ठीक है, ये कोड है, तो ये मैं भेज देता हूँ कोड आप लोग को अगर जरूरत है तो। ठीक है, एक हाँ सर। असाइनमेंट लिखो, एक फॉर्म बनाना, प्रोजेक्ट तो पहले से ही बना चुके होगे, अभिषेक नहीं बनाए हो प्लीज बना लेना, सेटअप हो गया है तो। ठीक है, एक फॉर्म बनाना, फॉर्म के अंदर फील्ड सारे रखना, लाइक टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, जो मैंने प्रीवियस फॉर्म बनवाया था ना जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट में, मैंने लास्ट क्लास में भी बना था, उसको जेएसपी में बना लेना बूटस्ट्रैप का यूज करके। ठीक है, ठीक फॉर्म है। के डेटा को सबमिट करना डू पोस्ट के हेल्प से, और उसको लिस्ट में ऐड करना। ठीक, ठीक है, लिस्ट में ऐड कर लोगे, और यहां से एक नए पेज पे फॉरवर्ड करना, उसी पेज पे नहीं, जैसे ये फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया, एक वेब ऐप के अंदर एक फोल्डर बना लेना पेजेस, और उसके अंदर जेएसपी एक बना लेना, जेएसपी का नाम रख लेना कुछ भी, व्यू एम्प्लॉय या कुछ भी रख लेना, और उस पे फॉरवर्ड करना। उस पे कैसे फॉरवर्ड करोगे, यहां से स्लैश लगाना, पेजेस स्लैश उस जेएसपी का नाम, डबल कोट्स में ये होगा ना, स्लैश फोल्डर का नाम, फिर स्लैश जेएसपी का नाम, यहां से व्यू
पेजेस डॉट जेएसपी। तो ये क्या करेगा, नए पेज पे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, ओके सर। तो ये टास्क है आप लोग का। फ्राइडे को फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग डेटा को आइटरेट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक नई चीज सीखेंगे, जेएसपी में कैसे यूज करते हैं कंडीशन लगाना। उसके लिए जेएसटीएल टैग लाइब्रेरी का यूज करेंगे। ठीक है।